2 years planned strategy for NEET 2028 students. Complete roadmap. So first, this video is for 10th pass out students now in 11th standard who dreamed of cracking NEET with a good rank. सो तुम्हारे पास ये एडवांटेज है अब कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, मीन्स 2 years इज सफिशियंट फॉर क्रैकिंग नीट. सो तुम्हें ये याद रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th वेस्ट कर देंगे, देन 12th में उन्हें पैनिक होगा कि अभी मेरा 11th वेस्ट हो गया है, मैंने बहुत सारा छोड़ दिया है. बट अभी तुम्हारे पास ये एडवांटेज है कि तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है. अभी अगर तुमने कंसिस्टेंसी पढ़ लिया कंसिस्टेंटली तो तुम अच्छे रैंक से नीट क्रैक कर लोगे विथ गिविंग 18 to 20 hours of study. Okay, so set a big goal. Most important is your goal should be specific and motivating. कि तुम्हारा गोल ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बिग होना चाहिए कि तुम्हें मोटिवेट करे वो हमेशा. ठीक है, क्योंकि जिसके पास प्रेशर होता है वो अच्छा काम करता है किसी भी एग्जाम में या किसी भी सिचुएशन में. ओके, सो सेट अ बिग गोल. फॉर एग्जाम्पल, अ स्पेसिफिक रैंक इज योर बिग गोल. योर गोल इज नॉट टू क्रैक ओनली नीट. मतलब सभी का गोल ये होगा कि हाँ मुझे नीट क्रैक करना है, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे जो जिनके माइंड में ये होगा कि हाँ मुझे इस रैंक के साथ मुझे क्रैक करनी है नीट. ठीक है, तो सेट अ बिग गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एनी प्रिपरेशन, स्टार्ट एनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन. ओके, सो इस वीडियो में क्या इंक्लूडेड है? कंप्लीट 2 years ऑफ रोड मैप, subject wise strategy, mistakes to avoid, revision and mock test plan and realistic study routine. Realistic means तुम्हें 18 to 20 hours नहीं पढ़ना है. You should study consistently 6 to 7 hours, but it should be daily to avoid burnout and to avoid panic situation. Okay, so first is NEET. NEET is not about studying most of the books. Means तुम बहुत सारी बुक्स लेके बैठते हो and then you are not able to study any one of them. तो इसीलिए तुम्हें अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है सबसे पहले. एंड 18 hours ऑफ डेली स्टडी नहीं करनी है फिलहाल, क्योंकि उससे क्या होगा? बर्नआउट. इसीलिए तुम्हें प्लान स्टडी होनी चाहिए एंड विथ 6 to 7 hours of self-study, you are able to crack NEET in future 2 years. Okay, then NEET एग्ज़ाम ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है जो नेचुरली इंटेलिजेंट है, क्योंकि नेचुरली इंटेलिजेंट भले ही हो बट हार्ड वर्क एंड consistency make sure that you will be selected in NEET. So NEET exam is mainly about NCERT reading thoroughly, not ऊपर से. Okay, NCERT should be read actively and thoroughly. Then revision is the key. Question practice also is the key. Revision and question practice is most important in cracking NEET. कोई मैजिक नहीं हो जाएगा तुम्हारे, मतलब तुम जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा. ओके, सो रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये नहीं होता कि तुम डेली उतना ही मोटिवेशन से पढ़ रहे हो. कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये होता है कि तुम डेली 1 to 2 hours भी पढ़ रहे हो, लेकिन तुम डेली पढ़ रहे हो. ऐसा कभी नहीं हो रहा कि तुम आज मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. ओके, तो मिस्टेक्स. अब हम मिस्टेक्स देखेंगे जो जनरली बच्चे करते हैं, वो तुम्हें अवॉइड करनी है. वो है 11th को इग्नोर करना, कंप्लीटली इग्नोर करना कि अभी तो हमारा ऐसा फेज़ है कि हमें इंजॉय करना चाहिए. वो ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है. मीन्स कंसिस्टेंटली पढ़ना फॉर फ्यू आवर्स डेली. देन बैकलॉग को अवॉइड करना है. चेंजिंग टीचर्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बट टीचर को चेंज करने से तुम्हारी लिंक टूटेगी और किसी का नुकसान नहीं होगा इसमें. ठीक है, सो चेंजिंग टीचर्स इज मिस्टेक. लिमिट योर टीचर्स, लिमिट योर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव रैंक, प्रोडक्टिव वर्क. इग्नोर रिविजन एंड
क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, रिवीजन को इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं, जस्ट अज्यूमिंग दैट दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट उनके पास टाइम तो होता है लेकिन वो भूल जाते हैं कि हाँ एक एक दिन बीत रहा है और उसके साथ साथ टाइम भी जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस इग्नोर नहीं करना है और रिवीजन भी इग्नोर नहीं करना है। एंड स्टडी रैंडम नॉट सिस्टमैटिकली, ये भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मतलब रैंडमली स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिकली नहीं करते। तुम्हें सिस्टमैटिकली मतलब तुम्हारा प्लान होना चाहिए, वीकली, मंथली एंड डेली, ये प्लान्ड तुम्हारा स्टडी होनी चाहिए उस हिसाब से, ताकि तुम रैंडमली स्टडी ना करने लग जाओ, सिस्टमैटिकली स्टडी हो तुम्हारी, ओके। तो अब हम आते हैं मेन चीज़ पर कि हमें 11th में कैसे पढ़ना है एंड 12th में कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो 11th ये डिसाइड करता है तुम्हारे रैंक को। सो 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 11th ये तुम्हारा बेसिक है, जो तुम्हारा फ्लोर है सपोज, और बिल्डिंग तुम्हारी है 12th। तो जब फ्लोर मजबूत होगा तभी बिल्डिंग मजबूत होगी, तो इसीलिए 11th इज इम्पॉर्टेंट। बट बच्चे उल्टा करते हैं, 12th को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, 11th को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग मेथड, ओके। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, ये लूप होना चाहिए तुम्हारा फॉर 2 years कि कंसेप्ट, डेली कंसेप्ट पढ़ना है, उसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली कंसेप्ट, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। डू नॉट मेमोराइज फिजिक्स एट ऑल, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो इन 11th स्टैंडर्ड तुम्हें क्या करना है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट एंड उसके इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन को समझने के साथ, कंसेप्ट को समझने के साथ उसका अप्लीकेशन भी उसी टाइम समझ लोगे, तो वो जो टॉपिक है वो एकदम तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस तरह से इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो डेली तुम्हें फिजिक्स के लिए क्या करना है, 1 लेक्चर, उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, मतलब एक्टिवली रिकॉल करके एक पेज में नोट्स बनाने हैं, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 40 to 60। अब उस पेज में तुम्हारे फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं, छोटे छोटे लाइन्स भी हो सकती है कंसेप्ट की, एंड मैनी मोर, ओके। और तुम्हें ये मिस्टेक अवॉइड करनी है कि फिजिक्स को बाद के लिए नहीं छोड़ना है, भले तुम केमिस्ट्री थोड़ा सा डिले कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स अगर थोड़ा सा भी छूट गया तो उसका लिंक पूरा टूट जाता है, ठीक है, उस चैप्टर के लिए पूरा, ठीक है। एंड रिविजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, बार बार रिवाइज करते रहना है फिजिक्स को। देन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। फिजिक्स इज मोर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर लाइक बायोलॉजी। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स की जैसी स्ट्रैटेजी होगी, कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड तुम्हें जो फॉर्मूला शीट है उसे बनानी है वीकली या फिर डेली। और देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तुम्हें रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन देखी, उस रिएक्शन को क्वेश्चंस में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाँ उस रिएक्शन के जैसा ये क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं आते, क्वेश्चन 2-3 चैप्टर्स को मिला कर आते हैं। इसीलिए तुम्हें बेसिक को समझना इंपॉर्टेंट है, जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इन तीनों अगर तुम्हारे बेसिक इतना स्ट्रांग है तो तुम्हें सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस को लिंक करना आएगा, एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें छोटे छोटे कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, और एक्सेप्शंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। सो एनसीईआरटी रीड करनी है तुम्हें कंसेप्ट को समझने के बाद। स्पेशली एनसीईआरटी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बाकी चैप्टर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 चैप्टर के लिए तुम्हें एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। नाउ फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्योंकि ये तुम्हारा एंटायर स्कोर चेंज कर देता है, मतलब रैंक डिसाइड तुम्हारा फिजिक्स करता है, लेकिन बायोलॉजी तुम्हारा एंटायर स्कोर चेंज कर देता है। इसीलिए बायोलॉजी की हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट के साथ साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आती है। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करते हैं, उसे रिवाइज नहीं करते, एक्टिवली रीड भी नहीं करते, इसीलिए मिस्टेक्स होती है और टाइम पर एग्जाम में तुमको याद नहीं आता है वो लाइन्स, ठीक है। नॉट के जगह
कुछ और होगा तो वो तुम्हें आएगा ही नहीं, वो तुम्हें तभी याद आएगा जब तुमने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा है, ठीक है। सो इसीलिए एनसीईआरटी को एक्टिवली रीड करना इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, मेक वन लाइन नोट्स, रिवाइज डायग्राम्स, सॉल्व एमसीक्यू डेली 50 to 100 क्वेश्चंस। सो नाउ अब हम आते हैं बेस्ट डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एक ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए एंड एक ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए। तो जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, जहाँ पर जिसकी कॉलेज और कोचिंग दोनों ऑफलाइन है, उसे 10 to 11 आवर्स उसके बाहर ही जाएंगे घर के, तो उसे सेल्फ स्टडी करने के लिए 4 to 5 आवर्स मिलेंगे। लेकिन तुम्हें 5 to 6 आवर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ स्टडी, मिनिमम है 5 to 6 आवर्स, ठीक है। तो तुम्हें रिविजन कैसे करना है, मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, पहले तो जो तुम्हारी क्लासेस हुई आज दिन में या सुबह, उसे रिवाइज करना है सेम डे को, फिर उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसी दिन, और एनसीईआरटी रीडिंग भी उसी दिन खत्म होनी चाहिए। मीन्स तुम्हें एक ये गोल्डन रूल बना के रखना है अपना कि तुम्हें नेवर स्लीप विथ अनरिवाइज लेक्चर। तुम्हें लेक्चर को रिवाइज करने से पहले, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लेक्चर को रिवाइज करने से पहले सोना ही नहीं है। भले तुम क्वेश्चंस कल कर लो, परसों कर लो, लेकिन उस क्लास को रिवाइज करके ही सोना है तुम्हें, क्योंकि बैकलॉग ग्रो हो जाता है विदाउट रिविजन एंड वो फिर उसे हटने में टाइम लगता है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका कॉलेज डमी है, मतलब जिनको ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, जो घर पे रहते हैं, या फिर उनको सिर्फ कभी कभी एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स के 6 to 7 आवर्स क्लासेस में जाएंगे। जिनकी ऑफलाइन क्लास है उनका 1 आवर एक्स्ट्रा लगेगा उनको ट्रैवलिंग में, और जिनकी ऑनलाइन क्लास है उसके 6 to 7 रॉ आवर्स जाएंगे क्लासेस में, ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हें 6 to 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी में वही आएगा सेम, लेक्चर को रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन एनसीईआरटी रीड करनी है। ओके, सो ये हो गया 2 स्ट्रैटेजी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कोचिंग और कॉलेज है और जिनका डमी कॉलेज है, ठीक है। अब नाउ रिविजन हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उसे डेली करना ये इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। ये तुमको पता है कि उसको डेली रिवाइज करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या, अगर तुम्हारा डेली रिवीजन स्किप हो गया तो उस टाइम पर तुम्हें वीकली रिवीजन करना ही है। मतलब एंड ऑफ द वीक संडे को तुम्हें चैप्टर्स को टिक कर रहा है कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया है, और उसकी मिनी टेस्ट भी लेनी है। मतलब सपोज एक हफ्ते में तुम्हारे 4 से 5 चैप्टर हो रहे हैं तीनों सब्जेक्ट को मिला के, तो उन चारों चैप्टर की तुम्हें मिनी टेस्ट लेनी है खुद को, और खुद की मिस्टेक भी एनालाइज करनी है। ये तीनों तुम्हें वीकली करनी है चीज़ें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक है कि अवॉइड बैकलॉग। हम बैकलॉग को कैसे अवॉइड करें अगर वो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम वीकली सिंसियर हो, लेकिन किसी कारण की वजह से, फॉर हेल्थ रीजंस, किसी भी इशू की वजह से तुम्हारा बैकलॉग हो गया, तो उसे कैसे कवर करें। तो सबसे पहले बैकलॉग को जितना मिनिमम अवॉइड हो सके उतना करना है, और अगर वो हो जाए तो 3 days में कवर करना है विथ 1.25 to 1.5x स्पीड इन लेक्चर्स, ठीक है। बट वो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन जाते हैं उनको सेल्फ करना पड़ेगा। अगर उनकी छुट्टी हो गई तो सेल्फ प्रिपरेशन करो, लेकिन 3 days में कवर कर लो बैकलॉग को, ठीक है। और तुम्हारा एम होना चाहिए कंप्लीशन एंड रिविजन ऑफ चैप्टर्स, नॉट परफेक्शन। ओके, सो कंप्लीट करना है उस चैप्टर को, उसको रिवाइज करना है, परफेक्टली कवर नहीं करना है, ठीक है। जैसा हो रहा है वैसा कवर करो, ठीक है, लेकिन 3 days के अंडर कवर कर लेना है चैप्टर्स को। अब हम आते हैं 12th पर। अब 12th में वैसे ही पढ़ो जैसे तुम 11th में पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें ऐड करनी है। तो 11th क्लास खत्म स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा 11th का पूरा रिवीजन होना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए विथ मल्टीपल पार्ट टेस्ट एंड मल्टीपल फुल लेंथ 11th टेस्ट, ठीक है। तो अभी 12th कैसा शुरू हो गया, तुम्हारा स्पीड होगी उसमें रिविजन ज़्यादा होगा और टेस्ट प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी 12th में। तो उस टाइम पर तुम्हारा 11th का मल्टीपल रिविजन हो जाना चाहिए। अब 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या करना है कि जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे थे 11th से, वैसे ही तुमको पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स के लिए मोर PYQs करने हैं तुम्हें। देन मोर PYQs के बाद तुम्हें केमिस्ट्री जो है उसकी NCERT रीड करनी है, रिएक्शन और रिविजन भी करना है बार बार। एंड बायोलॉजी के लिए NCERT रिपीटेडली
लर्न एनसीईआरटी रिपीटेडली रिवाइज करनी है। मतलब तुमने पहले पढ़ चुकी होगी तो साथ में 11th की एनसीईआरटी भी करनी है और 12th की भी करनी है। देन स्टार्ट फुल सिलेबस इंटीग्रेशन एंड डोंट फॉरगेट 11th को भी साथ साथ रिवाइज करना है। देन लास्ट टॉपिक इज मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ाई करना, और उसको एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट को कैसे देना है? मॉक टेस्ट वही है जो तुम्हारा फाइनल स्कोर डिसाइड करेगी। तो इसीलिए 11th में तुम्हें पार्ट टेस्ट देनी है और फुल 11th टेस्ट देनी है 11th के एंड में। देन 12th मिड में क्या करना है? तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट ग्रेजुअली स्टार्ट कर देनी है और पार्ट टेस्ट तो अभी भी शुरू रहेगी, ठीक है। अब एनालाइज कैसे करना है? राइट सिली मिस्टेक्स इन अ मिस्टेक कॉपी, जहाँ पर तुम्हारी सिली मिस्टेक रहेगी, वीक चैप्टर्स रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहे वो रहेगा, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो रहेगा उसमें, ठीक है। और ये तुम्हें हर क्वेश्चन के बाद, हर टेस्ट के बाद करना है। हर क्वेश्चन के बाद नहीं, हर टेस्ट के बाद। ओके, सो इतना हो गया है इस वीडियो के लिए। फिर अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? रिसोर्सेज, कि तुम्हें एनसीईआरटी के साथ साथ और क्या फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, फाइनल 6 मंथ स्ट्रैटेजी, मतलब लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं नीट के पहले, उसमें कैसे पढ़े, और टीचर्स ऑन यूट्यूब, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए बेस्ट टीचर्स ऑन यूट्यूब फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर दिस, एंड रिमेंबर जो नीट एग्ज़ाम है वो तुम्हारी एक एग्ज़ाम है, उसे सीरियसली नहीं लेना है बहुत, उसे सिंसियरली कवर करना है। मतलब तुम्हें सिंसियरली स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।